हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो हम हिस्ट्री का जो काम कर रहे थे, तो 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, आज हम अपने तीसरे चैप्टर के साथ जो है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका मतलब है कि हमारे जो विश्व में जो देश हैं उनका निर्माण और उनके आपस में सांझ। ठीक है, इसका वर्णन है इस लेसन में, तो हम उसको बार बार डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वैश्वीकरण, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण विश्व को बनाने के लिए क्यों? क्योंकि इसी से ही हम एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो, चाहे वो व्यापार का हो, ठीक है, चाहे वो संस्कृति का हो, खान पान का हो, पहनावे का हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का आदान प्रदान हो, वो किस में आता है? वैश्वीकरण में। ठीक है, तो हम वैश्वीकरण को कैसे लेंगे कि एक देश का दूसरे देश की के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए संबंध स्थापित होना, उसको क्या बोलेंगे हम? वैश्वीकरण। एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, एक देश का दूसरे देश से संबंध, और वो किस में सहायता करे? देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। अर्थव्यवस्था होता है इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि हम अपने देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वैश्वीकरण इसका मेन पार्ट है, जिससे हम एक देश का दूसरे देश के साथ विचारों का, संस्कृति का, हर प्रकार का आदान प्रदान होता है। वो किस में आता है? हमारा वैश्वीकरण में। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्राचीन काल में वैश्वीकरण। प्राचीन काल में वैश्वीकरण का मतलब है कि जो लोग उस समय क्या था कि लोग पाठ पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, आज भी करते हैं, पर उस समय बहुत ज्यादा था। लोग तीर्थ स्थानों पर जाते, ठीक है, पूजा पाठ में विश्वास, ये सब चीजें व्यापारी, ठीक है, ये सब चीजें क्या था? प्राचीन काल में वैश्वीकरण का पार्ट था कि जैसे धर्मों का आदान प्रदान, जैसे हम मानते हैं कि हमारे देश में भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म कहाँ से आए हैं? ये विदेशों से ही हमारे देश में आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी संस्कृति में किसका आदान प्रदान भी हो रहा है? धार्मिक विचारों का और धर्मों का। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही थी। क्यों? ये हमें पता भी है कि ईसाई मशीनरियां जो आई थी हमारे देश में, वो क्या था? अपने किसको बढ़ाने के लिए आई थी? धर्म प्रचार के लिए आई थी। ठीक है, और फिर आकर वो यहीं पे बस गई। ठीक है, ये हमें सबको पता है कि अपने धर्म प्रचार के लिए आए थे कुछ लोग। जैसे हम मानते हैं जैन धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म तो अब भी बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे भारत में। ठीक है, तो ये सब धर्मों का प्रचार करने के लिए जो आए थे, वो क्या था? प्राचीन काल में वैश्वीकरण का पार्ट था, जो अब भी चल रहा है। और पूजा पाठ में विश्वास करते थे लोग बहुत ज्यादा, तो ये वैश्वीकरण का हिस्सा था प्राचीन काल में। क्योंकि लोगों के पास, जैसे हम मानते हैं कि अब भी हमारे देश से कुछ लोग बेरोजगारी ही मानो उसको, या पढ़ाई के लिए भी जाने लगे हैं अब। तो इन सब चीजों के लिए हमारे देश से भी लोग आज फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में जाते हैं। ठीक है, भारत में से भी उस समय भी यही था, जब हमारे देश में बेरोजगारी जैसी समस्या पैदा हुई थी, तो हमारे देश के लोग देश को छोड़कर अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए कहाँ जाने लगे? विदेशों की तरफ पलायन करने लगे। ठीक है, प्राचीन काल में भी यही था। जैसे अमेरिका जैसे देशों में जाना शुरू कर दिया लोगों ने। और उस समय भी क्या था? जो हमारी यहाँ की कंट्रीज थी, उनमें क्या
धार्मिक बंधन बहुत ज़्यादा थे, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी कुछ लोग वहाँ अमेरिका जैसे देशों में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की क्या थी, स्वतंत्रता थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट को क्या बोलते हैं, और लिंक द वर्ल्ड। ठीक है, लिंक द वर्ल्ड भी बोलते हैं सिल्क रूट को। ये कौन से देश का था, सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें चीन। ठीक है, चीन का था, जो चीन को दूसरे देशों के साथ जोड़ती थी, व्यापार करने में सहायता करती थी, उसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। और ये क्या था, जलमार्ग और थल मार्ग। उस समय सबसे सस्ता क्या माना जाता था, जल मार्ग, क्योंकि जल समुद्र के रास्ते से ही क्या किए जाते थे, व्यापार किया जाता था, और अपना सामान एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिल्क रूट, जिससे एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित होता था, व्यापारिक संबंध। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भोजन यात्रा। भोजन यात्रा का मतलब है कि कोई भी एक देश में एक प्रकार की वस्तु होती है, उसका दूसरे देश में जाना, वो क्या है, भोजन यात्रा। जैसे हम मानते हैं मक्का। ठीक है, ये किसकी देन थी, अमेरिका की। आलू, ये बहुत सारी चीजें थी जो हमें अमेरिका जैसे देश से आदान प्रदान हुआ, एक देश का दूसरे देश के साथ। इसी को क्या बोलते थे, भोजन यात्रा। ठीक है, अगर एक देश में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, उसका दूसरे देश में जाना भोजन यात्रा का हिस्सा था। क्योंकि कई बार किसी बीमारी की वजह से किसी देश में अकाल पड़ता, तो एक देश से दूसरे देश में क्या जाता, भोजन सामग्री जाती, खाद्य सामग्री जाती। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक देश में जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन वहां पे उत्पादन क्या है, कम। तो क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा उत्पादन कम का मतलब है कि देश में भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न होने का संकट रहता है। इस वजह से एक देश का दूसरे देश के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, जिससे एक देश से दूसरे देश में अनाज जैसी सामग्री को भेजा जाता है। ठीक है, ये किस में आता है, भोजन यात्रा में। जैसे एक समस्या आई थी, एक बीमारी फैली थी। ठीक है, प्लेग, उसमें क्या था, बहुत सारे लोगों की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। ठीक है, तो क्या था कि एक देश में किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा, तो वो किस दूसरे देश से मंगवाई जाती थी, वो भोजन यात्रा में आती है। फिर हम मानते हैं आलू अकाल। ठीक है, आलू अकाल, आलू अकाल, इसका मतलब है कि आलू का उत्पादन इतना अधिक होने लगा कि कुछ देशों के लोग किस पे निर्भर करना शुरू कर दिया, आलू पे। इसी से अपनी बहुत सारी चीजें, वस्तुएं बनाते और इसी का प्रयोग करते। पर एक समस्या के कारण आलू का उत्पादन नहीं हुआ, उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों में भुखमरी जैसी समस्या पैदा होगी। क्यों, क्योंकि इसका उत्पादन नहीं हुआ तो लोगों तक भोजन सामग्री नहीं पहुंच पाई, और जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। शायद वो थे मतलब 10 लाख के करीब। ठीक है, 10 लाख के करीब लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आलू अकाल समझ आया। उसके बाद हमारा है उपनिवेशवाद का आरंभ। ठीक है, उपनिवेशवाद का आरंभ, ये क्या है, जो हमने किया था गुलाम देश। उपनिवेश का मतलब, जब भी कोई देश
अधिक विकसित, अधिक शक्तिशाली होने लगता है तो क्या होता है, अन्य देश उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका देश अधिक शक्तिशाली होने लगा क्योंकि वो व्यापार में अन्य चीजों में क्या हुआ, आगे आने लगा। इस वजह से 16वीं सदी में यूरोपिया स्पेनिश यूरोपीय देशों ने अमेरिका को क्या करने की कोशिश की, गुलाम बनाने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि अमेरिका देश को क्या किया जाए, दबा दिया जाए और हम अपने देशों का व्यापार अच्छे से शुरू कर सकें। इसीलिए अमेरिका को 16वीं सदी में यूरोपीय देशों ने क्या बनाने की तकनीक शुरू कर दी, गुलाम बनाने की। ठीक है, यही समझ पास उपनिवेशवाद का आरंभ यहीं से होता है, 16वीं सदी से, जब अमेरिका को क्या शुरू कर दिया, गुलाम बनाना शुरू कर दिया यूरोपीय देशों ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।